हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो बैंक की तरफ से आउट कर दिए गए हैं और रिजल्ट अगर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्योंकि मार्केट आर्स में ही रिजल्ट हमें देखने को मिल गए थे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने शेयर प्राइस पे जरूर देखा होगा। वहाँ पर आपको एक शार्प इंक्रीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो नंबर्स बैंक के आए हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। तो डिटेल में हम इनके नंबर को कवर करेंगे और देखेंगे ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स रहे हैं जहां पर बैंक के रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे ऐसे कौन से पैरामीटर्स रह गए हैं जहां पर बैंक की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिली या फिर नंबर्स में थोड़ा सा निगेटिव कलर भी देखने को मिला है। तो कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक हाईलाइट्स के तौर पर देखिए, सबसे पहले हाइलाइट्स में आप देखेंगे इनका जो ग्लोबल बिजनेस रहा है वो आपको 13.5% के आसपास साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। डिपॉजिट आप देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ रही है। एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं यानी टोटल लोन बुक आप देखेंगे 13.5% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पर रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों की ही ग्रोथ आप देखेंगे ईयरली बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिली है। और इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आप चलेंगे तो रैम क्रेडिट जो इन्होंने किया है या फिर इन्होंने जो रैम लोन दिए हैं वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो बैंक के नंबर्स जो है वो ईयरली बेसिस पे ठीक लग रहे हैं। पर क्यू ऑन क्यू क्या स्थिति है अब उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक जो इनके डिपॉजिट हैं। डिपॉजिट बुक को हम समझते हैं। अब डिपॉजिट बुक में आप देखेंगे सबसे पहले टोटल डिपॉजिट 15,27,922 करोड़ के टोटल डिपॉजिट इनके पास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि साल दर साल अगर आप देखेंगे 13.5% जो है आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही डिपॉजिट बुक पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 4.1% के आसपास इनकी डिपॉजिट बुक आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो नंबर्स अगर डिपॉजिट के केस में देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब डिपॉजिट के अंदर थोड़ा सा डीप में अगर आप जाते हैं यानी कि कासा डिपॉजिट की तरफ, तो यहां पर आपको एक डिपॉजिट देखने को मिलेगा करंट डिपॉजिट, जो कि बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये जितना अच्छी ग्रोथ करेगा उससे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट बैंक पे पड़ेगा। अब कासा डिपॉजिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बैंक को इस पे जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना होता। सेविंग अकाउंट पे आप देखेंगे वहाँ पर बैंक को 2 से 3% इंटरेस्ट पेड करना है, लेकिन करेंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट पड़ा होता है वहाँ पर बैंक को कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पेड नहीं करना पड़ता है और इस वजह से बैंक के लिए वो फ्री का पैसा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक का जो करंट डिपॉजिट है वो 40% के आसपास आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 62.84% की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स में ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है करंट डिपॉजिट में। इसके अलावा कासा डिपॉजिट आप देखेंगे तो ठीक है 11% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। टर्म डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो लगभग 13.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। तो डिपॉजिट के जितने भी पैरामीटर्स हैं आप मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी जो है वो रबस्ट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। अब लोन बुक की क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी ग्रोथ जो रही है वो 13.5% से ऊपर की देखने को मिली है साल दर साल। और क्वार्टरली ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 5% के आसपास यहां पर ग्रोथ जो है वो क्वार्टरली देखने को मिली है। टोटल लोन बुक क्या है? 11,51,000 करोड़ के आसपास टोटल लोन बुक रही है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 10,11,997 करोड़ की लोन बुक हमें देखने को मिल रही थी। अब लोन बुक में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो रैम क्रेडिट हो वहाँ पर भी लगभग 17% की ग्रोथ रही है। रिटेल में सबसे ज़्यादा रैम के अंदर आप देखेंगे तो 29.11% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छी खासी ग्रोथ रिटेल में भी देखने को मिली है। तो इस तरह से अच्छी ग्रोथ लोन बुक में भी देखने को मिली है और हर सेगमेंट में देखने को मिली है। अब लोन बुक अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड इनकी लोन बुक देखने को मिल रही है। तो विशेष कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही जिसके एनपीए होने के चांस जो है वो ज़्यादा हो, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की क्या स्थिति है? तो एक रेड फ्लैग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो है इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो ईयरली बेसिस पे आपको थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगी। 1.87% यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम गिरती हुई नजर आई। लेकिन क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे तो ठीक है 1.5% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू बेस पे। 9,141 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक ने इस क्वार्टर में की है, जो कि पिछले बार अगर आप देखेंगे Q1 में लगभग 9,000 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम को सिंपल में अगर आपको मैं बताऊं तो बैंक के पास जो डिपॉजिट होते हैं उन पे जो बैंक इंटरेस्ट पेड करती है और इसके अलावा बैंक जो लोन देती है उस पर जो इंटरेस्ट कमाती है
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक देखने को मिली है, कोई वैसा दिक्कत हमें यहाँ पर भी देखने को इनके नंबर्स में नहीं मिला है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो बैंक का रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जितने भी पैरामीटर्स पे बात की है सबसे अच्छी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट की देखने को मिली है। लगभग 19% के आसपास इनके जो नेट प्रॉफिट का नंबर रहा है वो आपको ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। 4,774 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको नंबर फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक है, ईयरली बेसिस पे ग्रोथ जो है वो बेहतर देखने को मिली है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट 5 क्वार्टर का आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंक्रीज नंबर देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट का नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 क्वार्टर से आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। और पीसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो ठीक ठाक हेल्दी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है लास्ट 5 क्वार्टर से। और नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। अब अमाउंट क्या रहा है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी में, तो देखिए ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट में 2.69% के आसपास देखने को मिला है। लेकिन अगर आप अमाउंट देखेंगे तो लगभग 29,518 करोड़ जो है वो इनका अमाउंट जो है वो रिकवरी करने में बैंक को दिक्कत आ रही है। फिर नेट एनपीए की तरफ चलते हैं। अब देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में इतना डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि बैंक प्रोविजन करके रखती है। और प्रोविज़न की अगर हम बात करते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बैंक निकाल के पहले रख देती है कि जैसे कभी कोई बड़ा लोन अमाउंट जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाए या फिर कोई पेमेंट करने में रिकवरी में दिक्कतें आए तो बैंक अपनी तरफ से उसको जो है वो भरने के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह से जो नेट एनपीए अगर आप देखेंगे लगभग 6,765 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रोविजनिंग भी अगर आप देखेंगे 93% के आसपास हमें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। तो इन नंबर्स में अगर आप देखेंगे कोई खास दिक्कत नहीं रही है और साथ ही साथ पीसीआर रेशियो भी इनका जो है वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को हमें मिला है। अब कॉस्ट टू इनकम देख लेते हैं लास्ट में। देखिए बैंक को कितने 100 रुपीज़ कमाने के लिए कितना अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है। एज ए एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे लेटेस्ट में 47% के आसपास इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखने को मिला है। यानी कि बैंक को अगर 100 रुपये कमाने हैं तो लगभग 47 रुपये जो है उसको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो 60% से ऊपर जाता है या फिर 70% के आसपास रहता है, जो कि शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि बैंक जो है वो खर्च जो है वो अपने कंट्रोल नहीं कर पा रही। खर्च जो है बैंक के ज़्यादा हो रहे हैं और अर्निंग जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो जब होता है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से सभी बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम हो रहा था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे ये जो Q2 के रिजल्ट आए हैं वहाँ पर कुछ बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गई है और कुछ बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जब Q3 के नंबर आएंगे तो ये नंबर्स आपको अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिले। बाकी नंबर्स में कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कैनरा बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको रिजल्ट का जो एनालिसिस किया है उससे आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो होते हैं, उनका भी रिव्यू हम समय समय पर करते रहते हैं और जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उनका भी एनालिसिस हम करते रहते हैं। बाकी आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।